Class 7 SST theme the chapter The Constitution of India and Introduction। नमस्कार। आज हम अपने देश की सबसे इम्पोर्टेंट किताब यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। What do a कबड्डी गेम एंड अ कंट्री हैव इन कॉमन? अब आप शायद सोचेंगे कि एक कबड्डी के खेल और एक देश में भला क्या कॉमन हो सकता है। सवाल थोड़ा अजीब है, पर इसका जवाब बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट है। They both need a rule book to function fairly। इसका मतलब है कि दोनों को ठीक से और फेयर तरीके से चलाने के लिए एक रूल बुक चाहिए। जैसे कबड्डी के मैच में रूल्स होते हैं ताकि रेफरी फेयर डिसीजन ले सके, बिल्कुल वैसे ही एक कंट्री को स्मूथली चलाने के लिए एक रूल बुक की जरूरत होती है। अ रूल बुक फॉर इंडिया। तो चलिए अब हम इंडिया की इसी रूल बुक के बारे में बात करते हैं। किसी भी कंट्री के इस रूल बुक को उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेशन: the document that lays down the fundamental principles and laws of a country। आसान शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशन वो सबसे बड़ी लॉ बुक है जो ये डिसाइड करती है कि देश की गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी और हम सब सिटीजन्स के क्या राइट्स और ड्यूटीज होंगे। The Indian Constitution is the longest written constitution in the world। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसकी ओरिजिनल कॉपी को पार्लियामेंट में एक स्पेशल हीलियम गैस वाले केस में रखा गया है ताकि वो हमेशा सेफ रहे। The spirit of our constitution, the preamble। अब हम संविधान की आत्मा यानी उसके स्पिरिट को समझते हैं, जिसे प्रीएम्बल कहते हैं। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन या समरी जैसा है जिसमें उसके सबसे इम्पॉर्टेंट आइडियाज लिखे हुए हैं। We the people of India, ये प्रीएम्बल के पहले और सबसे पावरफुल वर्ड्स हैं। इनका मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने यानी इंडिया के लोगों ने खुद अपने लिए बनाया है। ये हमें किसी किंग या फॉरेन पावर ने नहीं दिया। कोर वैल्यूज ऑफ इंडिया। आइए इन 5 कोर वैल्यूज को एक एक करके समझते हैं। सॉवरन, इसका मतलब है कि इंडिया अपने सभी डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरह फ्री है, उस पर किसी दूसरी कंट्री का कंट्रोल नहीं है। सोशलिस्ट, यानी देश के रिसोर्सेज सबकी भलाई के लिए यूज होंगे ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सेक्युलर, इसका मतलब है कि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। डेमोक्रेटिक, मतलब हम यानी देश के लोग अपनी गवर्नमेंट को वोट देकर खुद चुनते हैं। रिपब्लिक, यानी हमारे देश का हेड जो कि प्रेसिडेंट है उन्हें चुना जाता है, वो पोस्ट हेरिडिटरी नहीं है जैसे राजा महाराजा होते थे। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। तो अब सवाल ये है कि इतनी इंपॉर्टेंट किताब आखिर बनी कैसे। चलिए इसकी अमेजिंग स्टोरी देखते हैं। चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं। 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। इस साल एक स्पेशल असेंबली बनाई गई जिसका काम था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। 1946-1949 डिबेट्स एंड ड्राफ्टिंग टुक प्लेस। अगले कुछ सालों तक इस असेंबली में बहुत डिबेट्स हुई और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया। नवंबर 26, 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया और उसे असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया। जनवरी 26, 1950 कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड और आखिर में इस दिन इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी खास दिन को हम हर साल रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अराउंड 3 years, जी हाँ, लगभग 3 साल। इतना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में। ये उनकी कड़ी मेहनत और बहुत सारे डिटेल डिस्कशंस का रिजल्ट था। द आर्किटेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इसके 2 सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर्स के बारे में जानते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनके इस क्रूशल कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। योर राइट्स, योर ड्यूटीज। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है यानी हमारे राइट्स, और जो हमसे एक्सपेक्ट करता है यानी हमारी ड्यूटीज। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स। Promises the Constitution guarantees to you, यानी फंडामेंटल राइट्स वो प्रोमिसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी करता है। यू कैन गो टू कोर्ट इफ दे आर वायोलेटेड, और अगर ये राइट्स आपको नहीं मिलते तो आप इनके लिए कोर्ट जा सकते हैं। अब देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, गोल्स द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए गोल्स हैं जिनको हासिल करने की कोशिश करनी है।
ताकि देश बेहतर बने। यू कैनॉट गो टू कोर्ट टू इन्फोर्स दीज, लेकिन इनको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये गवर्नमेंट के लिए सिर्फ गाइडलाइंस हैं। सम फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स के साथ साथ हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज यानी जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग। हमारी ड्यूटी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें। प्रोटेक्ट आवर शेयर्ड कल्चर एंड हेरिटेज, हमें अपने कल्चर और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, अपने आसपास के एनवायरनमेंट जैसे नदियां और जंगल, इनको बचाना भी हमारी ड्यूटी है। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल फील्ड्स, और हमें हर फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक लिविंग डॉक्यूमेंट। अब आते हैं आखिरी पर सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। टर्म है अमेंडमेंट। डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि टाइम के साथ जैसे जैसे कंट्री की ज़रूरतें बदलती हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी ज़रूरी बदलाव ला सकते हैं। इसी प्रोसेस को अमेंडमेंट कहते हैं। द पंचायती राज सिस्टम वॉज एडेड थ्रू द 73rd अमेंडमेंट। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है पंचायती राज सिस्टम। गांव में लोकल गवर्नमेंट का ये सिस्टम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसे बाद में 73rd अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया ताकि लोकल लोगों को ज़्यादा पावर मिल सके। एग्जाम बूस्टर। अब टाइम है एग्जाम बूस्टर सेक्शन का। यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। Why is the Indian Constitution called a living document? इसे लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सोसाइटी की ज़रूरतों के हिसाब से टाइम टू टाइम अमेंडमेंट यानी बदलाव किया जा सकता है, बिल्कुल एक लिविंग बीइंग की तरह जो वक्त के साथ अडैप्ट करता है। समरी, चलिए अब तक हमने जो भी सीखा उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। की टेकअवेज, चलिए मेन पॉइंट्स को जल्दी से रिकैप करते हैं। प्रीएम्बल, ये कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन या उसकी आत्मा है। डेमोक्रेसी, इसका मतलब असली पावर लोगों के हाथ में है। फंडामेंटल राइट्स, ये वो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं देश के प्रति। और अमेंडमेंट, ये वो प्रोसेस है जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रेलेवेंट रहता है। क्विज टाइम। Who is known as the father of the Indian Constitution? सोचिए, बिल्कुल सही। इसका आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर इसको बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। The Constitution is not merely a lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. इसका मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लॉ डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये लाइफ को आगे बढ़ाने का एक जरिया है। ये हमारे देश की फाउंडेशन है और इसे समझना हर सिटीजन की ड्यूटी है। इसके बारे में और ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।